रूह है तो मैं काया बनूं, ताउम्र मैं तेरा साया बनूं। लेकिन आपकी ये म्यूजिकल जर्नी नहीं सुना था कि कार की डिक्की से शुरू हुई। मतलब मुझे डिक्की में डाल दो, पर ये कैसेट नहीं रोक कर गया। आप बचपन में एस्कॉन भी बहुत जाती थी, वो आज आपके गानों में वो बिल्कुल झलकता है। बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक म्यूजिक, इट्स मेडिसिन, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, शोल्डर टू लीन ऑन। जो ये रियलिटी शोज होते हैं ये स्क्रिप्टेड होते हैं और आप भी एक रियलिटी शो की जज रही हैं। इसके घर में बहुत तकलीफ है। नेवर प्रिडिक्टेड कि ये जीतेगा और ये नहीं जीतेगा। ने यार रहमान के साथ काम किया, विशाल शेखर के साथ भी, प्रीतम के साथ भी। के साथ काम करने के एक्सपीरियंस आपके कैसे रहे? बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो आप एक गाने को ना ऐसा लगता है जैसे एक पेंटिंग बनाते हैं, हाँ ये कलर अच्छा लगेगा। क्या एक्स फैक्टर एक सिंगर में होना चाहिए जो बाकी भीड़ में आपको अलग बनाता है? सॉन्ग की बात की जाए तो नैनो वाले में खूबसूरत लगती है और बहुत शर्मा रही है वो, तो इसीलिए नैनो वाले में आहा। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर एक ही इंसान में सारी खूबियां नहीं देते, लेकिन यूज इट के पॉडकास्ट के आज के एपिसोड की गेस्ट के बारे में ये कहावत बिल्कुल फिट नहीं बैठती, क्योंकि न सिर्फ वो खूबसूरत हैं बल्कि रूहानी आवाज़ की मालकिन भी हैं और उसके ऊपर एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन इंसान भी हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मुलाकात करते हैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड और सोलफुल सिंगर नीति मोहन से। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति नीति। Thank you so much. Thank you for having me. I'm really happy to have you in my show. Thank you. Pleasure is all mine. हाँ, आपने गाने तो नीति बहुत सारे गाए हैं और बहुत ही बेहतरीन गाने भी गाए हैं, लेकिन आपकी ये म्यूजिकल जर्नी आई थिंक हमने कहीं सुना था कि कार की डिक्की से शुरू हुई थी। क्या कहानी है ये? कार की डिक्की की बड़ी क्यूट कहानी है कि बचपन से ही मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद था और कहीं भी मुझे बस म्यूज़िक मिल जाए और ऐसा हुआ कि मैं it was 90s and Roja, that album had released. So I was really like कि ये क्या है, ऐसा लग रहा था कि मुझे कि ऐसा कुछ celestial heavenly म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना है। सो रहमान साहब की वो रोजा कैसेट सुन के मैंने घिस दी थी और आई थिंक आई मस्ट हैव बॉट दैट कैसेट, ऑडियो कैसेट सो मेनी टाइम्स। और हम जब कश्मीर जा रहे थे पहाड़ों में तो सीट फुल हो जाती ना आगे हमारी, वी हैव अ बिग फैमिली, तो मैंने बोला मुझे डिक्की में डाल दो, पर ये कैसेट नहीं रोक कर गया, आप ये रिपीट पे चलेगी रोजा। अच्छा, मतलब ये आपने तो ये हंसी वादियाँ बेसिकली चल रहा है और मैं एक वो मारुति ओमनी जो है ना उसके डिक्की में हूँ और मैं पीछे सिर्फ ये हंसी वादियाँ देख रही हूँ। सो कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे नहीं पता था कि मैं एज अ सिंगर ये सुन रही हूँ गाने, बट डेफिनेटली एज अ म्यूजिक लवर सुन रही थी और दैट रियली लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। एंड देन मतलब आई थिंक वो लगता है कि वो बीज उस वक्त आपके अंदर आ गया है ना, आपने फिर उसको आगे परस्यू करने की कोशिश की, ये कह सकते हैं? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कह सकते हैं जी। आपने कहीं ये भी कहा था कि आप लोग 4 सिस्टर्स हैं और आज भी अगर हम बात करें तो सोसाइटी में बेटियों को लेकर के पूरी तरीके से हमारी सोसाइटी चेंज नहीं हुई है। तो क्या उस वक्त आपको आपकी फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली या रिलेटिव्स की तरफ से कुछ पेरेंट्स को या आप लोगों को ऐसे सुनने को मिलता था, और स्पेशली फिर जब आपने उस दौरान में म्यूज़िक को अपना करियर बनाने के लिए सोचा जी, तो क्या वो डिफ़िकल्ट फैसला था या पेरेंट्स का सपोर्ट था या नहीं था? पेरेंट्स का सपोर्ट शुरू से ही था। हमेशा से मेरे फादर कहते थे आपको जो भी करना है, एकेडमिक्स में जाना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना है, आई विल नेवर स्टॉप यू, तो जो आपको करना है आप करिए। सो वो एक बहुत ही एम्पावरिंग बात थी, मुझे ऐसा लगता है एज अ फादर, एज अ मदर, दे ऑलवेज सपोर्टेड अस एंड बहुत नेचुरली था कि घर के माहौल में म्यूज़िक और डांस बहुत ज़्यादा नेचुरली आता था हमें। सो चाहे एनुअल डे हो स्कूल का या पेट्रियाटिक डे पे सॉन्ग्स गाने हो या इंटर स्कूल इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हो, आई वॉज ऑलवेज मोस्ट एक्साइटेड एंड स्टैंडिंग अप फॉर माई इंस्टीट्यूशन कि मुझे रिप्रेजेंट करना है एंड वी शुड विन द कॉम्पिटिशन, हमेशा ऐसे होता था। सो वहाँ से आई थिंक धीरे धीरे इट बिकेम अ सीरियस पैशन एंड देन मुझे ऐसा लगता था कि आई थिंक व्हाट इफ आई कुड मेक अ करियर इन दिस, क्योंकि मुझे सुबह उठते ही अगर इस थॉट से उठूँ मैं कि आज म्यूज़िक करना है और इसी थॉट से सोऊं कि कल क्या गाना है या कल क्या परफॉर्म करना है या हमारी कोरियोग्राफी क्या है, और ये हम सिस्टर्स को बहुत मज़ा आता था और स्पेशली
क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो मैंने ये ज़्यादा करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे सिस्टर्स को भी लगने लगा हमें भी ये करना है। सो दैट्स फिर हाउ इट आपने स्टार्टेड। सीखा, मतलब लाइक क्लासिकल म्यूजिक आपने सीखा, जी। सिंगिंग सीखी है आपने? जी। सो आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल, सो वहाँ मैं अपनी म्यूज़िक टीचर से काफ़ी कुछ सीखती थी, प्लस सुन सुन के बहुत सीखा, बिकॉज मेरे घर में काफ़ी सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, भजन और गज़ल, ये सब काफ़ी सुबह शाम एक एक घंटा बजता ही था। तो वो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनाया, क्योंकि अगर वो इस तरह के भजन या एक कीर्तन और एक ऐसा सुनने का माहौल नहीं हो ना, तो आप सिंगर नहीं बन सकते। आपको पहले लिसनर बनना पड़ता है सिंगर बनने से पहले। आप बचपन में इस्कॉन भी बहुत जाती थी, और वहाँ पर जब आप कृष्ण के भजन लोगों को सुनती थी, उनको डांस करते हुए उन भक्ति में लीन देखती थी, तो वो भी आपको बहुत आई थिंक इम्प्रेस करता था, और वो आज आपके गानों में वो बिल्कुल झलकता है। तो क्या ये कारण है कि वो जो इम्प्रेशन है आपके अंदर कहीं ना कहीं आया है, वो मैनिफेस्ट होता है आपकी सिंगिंग में? आपको ऐसा लगता है? आई थिंक कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स की जो अपब्रिंगिंग है ना, वो बच्चों में झलकने लगती है। तो पेरेंट्स, मेरे फादर बहुत ही कृष्ण भगवान के भक्त हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता था कि हम दिल्ली में रहते थे और वहाँ से हम ड्राइव करके वृंदावन, मथुरा, आगरा काफ़ी महीने में 2-3 महीने में एक बार चले ही जाते थे। तो वो पूरे सफ़र रोड जर्नी में अच्छा म्यूज़िक सुनना, फिर वहाँ जाकर भी अच्छे भजन सीख के, फिर मुझे ना वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था कि वो तैयार कर देते थे छोटी छोटी लड़कियों को, हम ऐसा, और गोपियों की तरह, और सब भजन में लीन होते थे। तो मेरे पेरेंट्स छोड़ के मुझे चले जाते थे, कहीं और जाके आ गए, दूसरे मंदिर जाके आ गए, मैं वहीं उनके साथ उस कीर्तन में लीन, मजा आ रहा है। हाँ, मतलब मुझे कहीं खोऊंगी नहीं मैं। वो बोलते थे ये यही मिलेगी, हम लोग कुछ और काम कराते हैं, किसी को मिलना है या कुछ है, मैं वहीं पे मिलती थी। मम्मी की साड़ी पहन लिया और फ्लावर्स लगा लिए, और बस कुछ कृष्ण भक्ति में आप लीन हो जाती थी। बहुत मजा आता था। एक सिंगर है, काफ़ी रिनाउंड सिंगर है, हम नाम भी ले सकते हैं उनका, शान का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि हर सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है गाने का, और जो उसका थॉट प्रोसेस होता है वो उस हिसाब से गाते हैं। अगर हम सरेंडर की बात करें तो भक्ति के गीत अगर हम गा रहे हैं तो हमारा वो समर्पण का भाव होता है, लेकिन अगर हम कोई रोमांटिक गाना गा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे समर्पण के साथ गाएं, हमारा एक अपना तरीका भी हो सकता है। क्या ऐसा होता है, और आपका क्या तरीका है? किसी भी एक गाना जब आपको आता है तो आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है, और आप उसे किस तरीके से गाती हैं? जी, सो पहले तो अगर फिल्म का गाना है तो उसका इटसेल्फ एक थॉट है, एक कहानी में वो गाना आ रहा है, तो उसमें ऑलरेडी डायरेक्टर और लिरिसिस्ट और जो भी कहानी की रिक्वायरमेंट है वैसे ही उसको बताया जाता है कि आप ऐसे गाइए। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब तक है जान में मैंने जिया रे जब गाया था, तो उसमें मुझे रहमान साहब बोलते हैं कि दिस गर्ल इज़, मतलब वो यूनिवर्सिटी जाती है तो बाइक पे जाती है, वो बहुत एक कूल सी बाइकर है और डरती नहीं है, ऐसी लड़की है। वो जीन्स पहनी है, उसने लेदर जैकेट पहनी है। सो देन एज अ सिंगर मैंने ऐसा सोचा, उन्होंने कहा बिल्कुल भी मुझे गायकी चाहिए पर इंडियन नहीं चाहिए, तुम इंडियन चीज़ें करोगे लेकिन टोन वेस्टर्न रखोगे। सो देन ये एक ब्रीफ था। वही अगर एक बहुत अलग सॉन्ग की बात की जाए तो नैनो वाले ने, वो सॉन्ग में ये ब्रीफ था कि ये बहुत ही खूबसूरत लड़की है और बहुत ही इसकी ना शाय तरीके से ये शर्मा रही है वो, तो इसीलिए नैनो वाले ने आहा, वो आहा भी बहुत ही उस तरह से संजय लीला भंसाली सुनाइए आप। सो हर सॉन्ग का बेसिकली अलग ब्रीफ होता है, इसीलिए वो समझ के उसको गाना, वो भाव लाना ज़रूरी है। अब अगर मैं भजन गाऊंगी तो ऑब्वियसली उसमें आप आँख ही बंद कर लेंगे और उसमें फिर आप सिर्फ ऊपर वाले को ही बारे में सोचिएगा। सो एज अ सिंगर हम ट्राई करते हैं कि हर गाने को उस भाव के साथ गाएं, सो वो फीलिंग और वो लिरिक्स के साथ मैच होके एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन आता है। अगर आज हम बात करें, आज के सिनेरियो की बात करें, तो सोशल मीडिया में एक एक गाने से लोग वायरल हो जाते हैं, और ऑटो ट्यूनिंग का भी एक बहुत जो एक फैक्टर है, उसमें कमतर सिंगर भी है, तो अगर आप 15 और 20 में आप बहुत डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या एक्स फैक्टर एक सिंगर में होना चाहिए जो बाकी भीड़ में आपको अलग बनाता है? ऑफ कोर्स रियाज और शिक्षा तो, तालीम तो है ही। जी, टैलेंट डेफिनेटली हैज़ टू बी देयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू हैव समथिंग
वेरी यूनिक अबाउट यू एज आर्टिस्ट। या तो आपकी आवाज़ में कुछ ऐसा है या फिर आपके लहजे में कुछ ऐसा है जो बहुत प्यारा लगता है। अभी कभी कभी रीज़न नहीं होता कि ये क्यों प्यारा लगता है कोई, तो समटाइम्स आर्ट इज़ दैट, किसी को अच्छा लग रहा है तो लग रहा है, अभी वो वाली बात है। सो बट अगर उसमें ही हार्ड वर्क और तैयारी रियाज भी हो जाए तो वो फिर मैजिक हो जाता है। सो अगर कोई गाना वायरल होता है, कभी कभी कोई और कभी कभी कोई डांस स्टेप की वजह से वायरल होता है, कभी कभी वो एक्चुअली आवाज़ की वजह से, कभी कभी उसके बीट्स की वजह से, कभी लिरिक्स की वजह से वायरल हो जाता है। सो बहुत बहुत रीजंस हैं, बट अगर आप में टैलेंट है तो आप 10 गाने भी वायरल करने लायक हो सकते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं आप। एक बहुत ही बड़ी सिंगर हैं, उनका कहना था कि जो ये रियलिटी शोज़ होते हैं उसमें वो एज अ जज थी, बट उन्होंने कहा कि इन रियलिटी शोज़ में ये स्क्रिप्टेड होते हैं और सब कुछ पहले से तय होता है और उनको बताया जाता है कि आप इनको विनर बनाएं, इनको आप एलिमिनेट करने के लिए बोलें, और इसलिए उन्होंने उससे बैक ऑफ किया कि अब वो नहीं करेंगी। आप भी एक रियलिटी शो की जज रही हैं जी। क्या इसमें रियलिटी है? ये जो हमने सुना ये उनके लफ्ज़ों से, तो इसमें रियलिटी है या आपका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा? देखिए रियलिटी शो है, सो जब आप एक शो देखेंगे तो आप उसको देखेंगे कि एक एक सिंगर की उसमें जर्नी है। अभी हम लोगों को भी बताया जाता है कि ये जो सिंगर है ये इस जगह से आई है और इसके घर में बहुत तकलीफ है, या ये सिंगर है और इसके घर में कोई तकलीफ नहीं है पर ये बहुत फन है। तो ये हल्का बहुत हमें बताया जाता है ताकि एक बात करने का हमारे पास भी टॉकिंग पॉइंट हो। तो क्योंकि जब लोग देख रहे हैं तो वो सिर्फ म्यूजिक तो सुन ही रहे हैं, बट आई थिंक थोड़ा उनके बारे में जानते हैं, या वो कहाँ से आए हैं और किस तरह की उनकी अपब्रिंगिंग है उसके बारे में भी तो लोगों को अच्छा लगता है। सो जितनी भी बार मैंने रियलिटी शोज जज किए हैं, डेफिनेटली हमें बताया जाता है सिंगर का बैकग्राउंड और वो जानने में मुझे बहुत मज़ा आता है। बट एट द सेम टाइम यू नो आई हैव नेवर प्रेडिक्टेड कि ये जीतेगा और ये नहीं जीतेगा, ये ऐसा नहीं हुआ ही होता। नहीं है, क्योंकि वो हमेशा मैंने देखा है कि वो जजेस के हाथ में होता ही नहीं है। वो हमेशा एक जो पब्लिक वोटिंग है वो एक जिनको ज़्यादा आता है चैनल को उन्हीं को ही जिताना पड़ता है। सो वहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा है कि मैं प्रेडिक्ट किया कि मुझे इन पांचों में से ऐसा लग रहा है कि शायद एट दिस पॉइंट इन दिस कॉम्पिटिशन आज की परफॉर्मेंस पे इस सिंगर को जीतना चाहिए। पर ऐसे नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और लोग जो देख रहे हैं 3 महीने से 6 महीने से शो, वो एक सिंगर से जुड़ जाते हैं। तो उस सिंगर की कोई एक बात उनको अच्छी लगती है कि सिंगिंग है प्लस उनका जैसे वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। सो आई थिंक ऑल दैट आल्सो मैटर्स। आप चारों सिस्टर्स मिलके, हालांकि आपके साथ साथ आपकी दोनों सिस्टर्स भी अब बहुत ही फेमस हैं और सक्सेसफुल हैं, आप चारों ने मिलके कोई कॉन्सर्ट किया है? और अगर किया है तो कोई स्पेशल एक्सपीरियंस आपका रहा हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? जी हाँ, वी आर कॉल्ड मोहन सिस्टर्स। तो हम मोहन सिस्टर्स लाइव एक हमारा शो का नाम है, हम परफॉर्म करते हैं साथ में। तो इट इज़ फुल ऑफ म्यूजिक एंड डांस एंड यू नो द होल थिंग इज़ लाइक अ डांस ड्रामा काइंड ऑफ शो। सो हम लोगों ने उसको लास्ट ईयर ही परफॉर्म करना शुरू किया एंड वी लव इट बिकॉज ऐसा लगता है कि हम जैसे वो बचपन के दिन जी रहे हैं कि हम बचपन में भी यही करते थे। सो वी लव डूइंग दैट। और काफ़ी बार हम लोग ऐसा उसको जुगलबंदी की तरह है, कभी वो सिर्फ डांस परफॉर्मेंस है, कभी वो म्यूजिक एंड डांस बोथ है। सो वी लव परफॉर्मिंग एंड इट्स कॉल्ड मोहन सिस्टर्स लाइव। तो कभी आप आइए देखिए। ज़रूर। आपने, अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है आपने, A.R. रहमान के साथ काम किया है, विशाल शेखर के साथ भी, प्रीतम के साथ भी। आपको लगता है कि इन सबके साथ काम करने के एक्सपीरियंस आपके कैसे रहे? क्या सबका काम करने का पैटर्न अलग है? और किसके साथ आपको काम करने में मज़ा तो ऑफ कोर्स सभी के साथ आया होगा, बट एक ईज़ या कंफर्टेबल आपने किसी के साथ फील किया या किसी के साथ नर्वस फील किया, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपका? मेरा तो बहुत मन था कि सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करूं एंड टचवुड सो फार मोस्ट ऑफ द म्यूज़िक डायरेक्टर्स मैंने सबके साथ काम किया है एंड सबका पैटर्न अलग है, सबका तरीका अलग है।
कुछ डायरेक्टर्स हैं जो बहुत श्योर हैं, उनको इस सिंगर से ऐसा चाहिए, कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं वो बोलेंगे नहीं आपको जैसा फील हो रहा है ना आप कर दो, पर ये लाइन पर ऐसा ज़रूर कर देना। सो समटाइम्स द मिक्स, समटाइम्स आपको पूरी लिबर्टी है और समटाइम्स ये, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो आप एक गाने को ना ऐसा लगता है जैसे एक पेंटिंग बनाते हैं, तो हम कैसे डिज़ाइन करते हैं ना उसको, यहाँ ये कलर अच्छा लगेगा, यहाँ ये ज़्यादा रहे, ये कम कलर्स हो, ऐसे ही सॉन्ग भी एक डिज़ाइन किया जाता है एंड विद अ सिंगर्स वॉइस, कि उसको सॉफ्ट रखना है, कि बोल्ड प्रेजेंट करना है, कि क्या टोन है, और ये मतलब देयर सो मेनी एस्पेक्ट्स इन सिंगिंग व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ सॉन्ग। सो हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर का एक अलग स्टाइल है और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे नए नए चैलेंजेस मिले और मैं अपनी वॉइस को एक्सप्लोर करती हूँ। आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, किस म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ? मैं सबके साथ। आई थिंक मुझे लगता है कि म्यूजिक इज अबव अस, सो कंफर्ट तो वहीं आ जाता है पहले तो कि वी आर डूइंग म्यूजिक, सो उससे बड़ी बात ही नहीं हो सकती। आई फील लाइक दैट्स लाइक प्रेइंग फॉर मी, डूइंग म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक म्यूजिक। आई थिंक इट्स मेडिसिन, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड। ये आपका एक यू नो शोल्डर टू लीन ऑन व्हेन यू आर रियली हैविंग अ बैड डे, पर आप एक ड्राइव पे निकल जाएं और एक अपना पसंदीदा गाना सुने, इट विल जस्ट गिव यू अ टाइट हग दैट यू नीडेड। सो म्यूजिक डज ऑल ऑफ दैट फॉर मी। सो अगर हम बात करें, और वो आपके गानों में दिखता भी है, आपके फेवरेट, आपने तो बहुत सारे गाने गाए और आपने कहा भी कि लाइक आपके लिए एक तरीके से प्रेयर है म्यूजिक, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मतलब मेरा खुद का गाया हुआ है या और आर्टिस्ट, या अगर और आर्टिस्ट का भी है तो आप दोनों बताएं। ओह वाओ, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इट्स लाइक हाउ माय फेवरेट प्रेयर इज दिस, यू नो वी कांट पिक दैट, बट डेफिनेटली बचपन से ही लता जी को, आशा जी को और किशोर दा को और मतलब जितने भी ये आर्टिस्ट लेजेंड सिंगर्स हैं, उनको सुन के बहुत एक सीखने को मिला है बहुत कुछ। अपार्ट फ्रॉम दैट I think पिया तो से नैना लगे is something that really like makes my day, that song. उसमें क्योंकि एक पता नहीं, उसमें बहुत एक अपनी हिंदुस्तानी म्यूजिक की और बहुत सारे इमोशंस हैं उस गाने में, ऐसा लगता है छेड़ भी रहे हैं, छिड़ भी रहे हैं सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, सैड भी है, वेट भी कर रहे हैं। सो एक अपने हिंदुस्तानी म्यूजिक को जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है वो उसमें एक कंप्लीट परफॉर्मेंस है एज अ सिंगर के लिए। सो मुझे लगता है कि वो पूरी एल्बम एक्चुअली गाइड पूरी एल्बम है। ये गाने, सारे गाने तो हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन स्पेशली पर्सनली मुझे 2 गाने बहुत पसंद है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 2 गानों की लाइन तो ज़रूर आप सुनाएं। एक तो आपका रिसेंटली अभी आया है तू है तो, क्या आया है, तू है तो डर नहीं लगता, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत गाना आपका है सपना जहाँ। और सपना जहाँ में जब आपका वो वाला पीस आता है कि तू रूह मैं काया जो है, ओ इट्स अमेजिंग। प्लीज़ आप अगर आप सुना पाए तो दोनों में से एक आप पिक कर। ठीक है, सपना जहाँ। सपना जहाँ, सपना जहाँ। तू रूह है तो मैं काया बनूं, ताउम्र मैं तेरा साया बनूं, कह दे तो बन जाऊं बैराग में, कह दे तो मैं तेरी काया बनूं, तू साज है मैं रागिनी, तू चांद है मैं चांदनी। Wonderful, thank you so much. मतलब I'm completely, absolutely mesmerized. ये गाना इतना अच्छा लगता है, जब पूरे म्यूजिक के साथ इस गाने को सुना जाए तो ऐसा लगता है जैसे आपने इनिशियली कहा था ना कि ईश्वर से मिलने का। ऑल्दो ये गाना आई थिंक एक बच्चा उस वक्त शायद जो एक फिल्म की जो सिचुएशन है कि उनकी बच्ची की तबीयत खराब है और जो शायद पेरेंट्स गा रहे हैं इस गाने को, तो सच में ये ईश्वर को मिला देने वाली ये जो पूरी मेलोडी है और आपकी जो आवाज़ है, आपने जिस अंदाज से इसको गाया है, सो मतलब आई थिंक वंडरफुल है। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच नीति, आप इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे इस शो में आई और इतनी
प्यारी बातें आपने की और हमारी पसंद पर आपने गाना भी सुनाया, तो थैंक यू सो मच। एंड पूरी हमारी जो यूजेड के पॉडकास्ट की टीम है उनकी तरफ से आपको बेस्ट विशेस कि आपकी ये ब्यूटीफुल स्माइल ऐसे ही कायम रहे और थैंक यू। आपकी ये रूहानी आवाज़ हम तक बहुत लंबे समय तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू। आज नीति से कॉन्वर्सेशन करते वक्त हमने ये एक बात तो हमको समझ में आई कि ना सिर्फ आपको आपका पैशन या आपकी तालीम ज़रूरी है, बल्कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है और लोगों के दिलों से जुड़ना है तो आपको भीतरी तौर से भी खूबसूरत होने की ज़रूरत है। अगर आप हमारे और आपके इस रिश्ते को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमारे पॉडकास्ट को देखते रहें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।